कल्पना करना भी एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देता है। मतलब सोचिए, सब कुछ एकदम सामान्य चल रहा हो, इंसान अपने व्यवसाय में या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो। बिल्कुल। शुक्रवार की शाम तक सब ठीक हो और सोमवार की सुबह अचानक बैंक खाते फ्रीज हो जाएं, या फिर घर के बाहर कोई निर्माण रोकने का सरकारी आदेश आज चिपके। हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि इसके बारे में कोई भनक तक नहीं लगी होती। बिल्कुल, कोई नोटिस नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बस अचानक से एक अदालत का आदेश, जिसे कानूनी भाषा में स्टे ऑर्डर कहते हैं, वो जीवन को पूरी तरह से रोक दे। सही कहा। और देखिए, सबसे भयानक बात ये नहीं है कि कोई कानूनी समस्या आ गई है। सबसे भयानक बात तो ये है कि अपना पक्ष रखने का, मतलब अपनी बात कहने का मौका तक नहीं मिला। वाकई ये बहुत खौफनाक है। ये एक बहुत ही डरावनी लेकिन वास्तविक स्थिति है। अक्सर कानूनी मामलों में सबसे बड़ा आघात फैसला नहीं होता, बल्कि वो प्रक्रिया होती है जहाँ किसी इंसान को ये महसूस कराया जाता है कि उसकी कहानी सुनने के लिए कोई तैयारी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिना किसी पूर्व सूचना के जब कोई पाबंदी थोप दी जाती है ना, तो वो केवल आर्थिक या भौतिक नुकसान नहीं होता, वो एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक आघात भी होता है। एकदम सही बात है। और इसी स्थिति, मतलब इसी अदालती चक्रव्यूह को समझने के लिए आज की हमारी ये गहन चर्चा बहुत प्रासंगिक होने वाली है। जी बिल्कुल। हाल ही में मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के विधिक मंच से एक बहुत ही विस्तृत और दिलचस्प विश्लेषण सामने आया है। इस विश्लेषण में सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसे सीपीसी कहा जाता है, उसके धारा 148A के तहत कैविएट पिटिशन के प्रावधान को बहुत बारीकी से समझाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय। हाँ, तो वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट प्रयागराज मनीष शुक्ला जी और उनके साथ अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी ने इस विषय पर जो जानकारी साझा की है, वो सच में ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कानून में खतरे और बचाव का खेल कितना जटिल होता है। और इस विश्लेषण की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि देखिए, ये केवल वकीलों के काम की बात नहीं है। बिल्कुल। ये हर उस इंसान के लिए एक बुनियादी जानकारी है जो समाज का हिस्सा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब कोर्ट से नोटिस आएगा तब देखा जाएगा। हाँ, यही आम सोच होती है ना? लेकिन ये चर्चा उस सोच को पूरी तरह से पलट देती है। ये विश्लेषण बताता है कि कानूनी संकट के इंतजार में बैठे रहना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया की गहराई में उतरते हैं। इस कहानी में एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास नजर आता है मुझे। एक तरफ वो आदेश है जो अचानक आता है, जिसे एक्स पार्टी ऑर्डर या एक तरफा आदेश कहा जाता है। इसे अगर एक रूपक के तौर पर देखा जाए तो ये किसी ऐसे हमले की तरह है जो पीछे से किया गया हो, टैग की तरह। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है। मतलब कानून तो न्याय के लिए बनाया है ना जी, तो फिर ये कानूनी रूप से कैसे संभव है कि किसी भी इंसान की बात सुने बिना, उसे कोई मौका दिए बिना ही अदालत कोई फैसला या आदेश पारित कर दे? ये तो शतरंज के उस खेल की तरह लगता है जहां एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बंधी हो और दूसरा अपने सारी चालें चल दे। ये बहुत ही वाजिब सवाल है जी, और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा अदालत के नजरिए से देखना होगा। अच्छा। अदालतों को हर दिन कई तरह की आपातकालीन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। हाँ। तो ये जो एक्स पार्टी ऑर्डर या एक तरफा आदेश का प्रावधान है ना, ये असल में कोई अन्याय करने के लिए नहीं बनाया गया था। तो फिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये आपातकाल के लिए है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पुरानी ऐतिहासिक इमारत को गैर कानूनी तरीके से गिरा रहा है, या कोई जालसाज करोड़ों रुपए बैंक से निकाल कर बस विदेश भागने की फिराक में है। अरे बाप रे। हाँ, अब अगर अदालत ऐसे मामलों में दूसरे पक्ष को नोटिस भेजेगी और उसे सुनने के लिए हफ्तों का इंतजार करेगी, तब तक तो नुकसान हो चुका होगा ना। मतलब चिड़िया चुग गई खेत वाला हाल हो जाएगा। बिल्कुल, इमारत गिर चुकी होगी, पैसा देश से बाहर जा चुका होगा। समझ में आ रहा है। यानी ये एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह है जिसका इस्तेमाल तब किया जाना चाहिए जब तुरंत कदम उठाना बहुत जरूरी हो। जी, एकदम सही। लेकिन मुझे लगता है कि यहीं पर वो असली समस्या शुरू होती है। वो कैसे? देखिए, अगर ये इमरजेंसी ब्रेक इतना शक्तिशाली है तो लोग इसका गलत इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं ना। कोई भी इंसान अदालत में जाकर ये दावा कर सकता है कि बहुत बड़ी इमरजेंसी है, मुझे तुरंत स्टे ऑर्डर दे दीजिए, सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाले को परेशान किया जा सके। और यही वो बिंदु है जिसे वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी ने अपने विश्लेषण में बहुत प्रमुखता से उठाया है। अच्छा।
सिद्धांत रूप में ये आपातकाल के लिए है, लेकिन व्यवहारिकता में अदालतों में अक्सर ये देखा जाता है कि इस प्रावधान का बहुत चतुराई से इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, लोग लूप होल्स निकाल लेते हैं। बिल्कुल। एक पक्ष अदालत के सामने तथ्यों को इस तरह से पेश करता है कि मामला बहुत ही गंभीर और आपातकालीन लगे। उनका मुख्य उद्देश्य बिना किसी सूचना के स्टे ऑर्डर या कोई अन्य अंतरिम राहत प्राप्त करना होता है। मतलब सामने वाले को तो हवा भी नहीं लगती। हाँ, और ऐसा करके वे सामने वाले व्यक्ति को बचाव का कोई मौका दिए बिना ही एक बहुत बड़े कानूनी और मानसिक दबाव में डाल देते हैं। तो ये एक तरह से सिस्टम की खामी का फायदा उठाना हुआ। जहां एक पक्ष को तो ये पता ही नहीं है कि उसके खिलाफ कोई कानूनी युद्ध शुरू हो चुका है और दूसरा पक्ष पहले ही दिन एक बड़ी बढ़त हासिल कर लेता है। ये एक तरफा खेल तो बहुत खतरनाक है। तो इसी असंतुलन को रोकने या यूं कहें कि इस इमरजेंसी ब्रेक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ही कैविएट पिटीशन का प्रावधान सीपीसी में लाया गया। अच्छा, अब हम मुख्य बात पर आ रहे हैं। जी। जब ये आशंका होती है कि कोई दूसरा व्यक्ति अचानक हमला करके एक तरफा आदेश प्राप्त कर सकता है, तब इस प्रावधान का इस्तेमाल किया जाता है। अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी ने इसे बहुत ही सटीक रूप से एक कानूनी सुरक्षा कवच का नाम दिया है। कानूनी सुरक्षा कवच। ये शब्द सच में इस पूरी प्रक्रिया का सार है और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब ये कोई आम ढाल नहीं है जिसे तब उठाया जाए जब तीर चल चुके हों। बिल्कुल नहीं। मनीष शुक्ला जी का विश्लेषण ये स्पष्ट करता है कि कैविएट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब युद्ध की केवल आशंका हो। हाँ। यदि किसी भी व्यक्ति को यह जरा सा भी अंदेशा है कि कोई उसका विरोधी या रिश्तेदार या व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी भविष्य में कोई मुकदमा दायर कर सकता है, तो वो व्यक्ति पहले से ही अदालत में जाकर कैविएट दाखिल कर सकता है। इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये पूर्वानुमान और सतर्कता पर निर्भर करती है। ये इस बात का इंतजार नहीं करती कि आग लगे तब कुआं खोदा जाए। वाकई, अगर इसे एक अलग नजरिए से देखें तो ये किसी कॉर्पोरेट कंपनी के उस अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम की तरह लगता है जो किसी भी खतरे के आने से पहले ही सायरन बजा देता है। बहुत अच्छी उपमा है ये। या फिर इसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह भी देखा जा सकता है। मतलब बारिश शुरू होने से पहले छाता खरीद लेना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के विश्लेषण में इस रडार सिस्टम या इंश्योरेंस की एक बहुत ही सख्त शर्त बताई गई है। वो क्या? अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी की जानकारी के अनुसार जब कोई कैविएट याचिका अदालत में दाखिल की जाती है तो वो केवल 90 दिनों तक ही प्रभावी रहती है। जी हाँ, ये एक बहुत अहम नियम है। इसका मतलब है कि इस 90 दिन की अवधि में यदि कोई केस फाइल होता है तो अदालत कैविएटर को, यानी जिसने कैविएट दाखिल की है, उसे सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि अदालत की ये बाध्यता अब बहुत सख्त होती है। अच्छा, मतलब कोई छूट नहीं? बिल्कुल नहीं। 90 दिनों के भीतर अदालत किसी भी हालत में कैविएटर को नजरअंदाज करके कोई भी एक तरफा आदेश नहीं दे सकती। उसे हर हाल में पहले उस व्यक्ति को नोटिस देना होगा और उसकी बात सुननी होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। बताइए। ये केवल 90 दिन ही क्यों? मतलब ये तो एक तरह की समय सीमा हो गई ना। क्या ये एक टाइम बॉम्ब की तरह नहीं है जो 91वें दिन अपनी ताकत खो देगा? अगर किसी इंसान को अपनी संपत्ति या व्यवसाय को लेकर हमेशा खतरा महसूस होता है तो वो जीवन भर के लिए ये सुरक्षा कवच क्यों नहीं ले सकता? कानून ने ये 90 दिन का ब्रैकेट क्यों लगाया है? देखिए, इसे अदालत के प्रशासनिक ढांचे और न्याय के संतुलन के नजरिए से देखना होगा। कानून कोई भी समय सीमा बिना किसी कारण के तय नहीं करता। अगर ये ढाल आजीवन या अनिश्चित काल के लिए दे दी जाए तो सोचिए क्या होगा। क्या होगा? लोग किसी भी जमीन के टुकड़े, किसी भी व्यवसाय या किसी भी छोटे मोटे विवाद को लेकर कैविएट दाखिल कर देंगे और फिर भूल जाएंगे। अरे हाँ, ये तो है। और सालों बाद अगर कोई वास्तविक और जायज कानूनी प्रक्रिया शुरू होनी होगी तो अदालत का समय उस पुराने कैविएट को ढूंढने में, उस व्यक्ति को नोटिस भेजने में और पूरी प्रक्रिया को धीमा करने में बर्बाद होगा। ये न्याय प्रणाली को पूरी तरह से ठप कर सकता है। ये सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। बिना समय सीमा के ये सुरक्षा कवच दूसरों के न्याय पाने के रास्ते में एक स्थायी दीवार बन सकता है। बिल्कुल, कोई भी ताकतवर इंसान हर चीज पर कैविएट लगाकर बैठ सकता है ताकि कोई उसके खिलाफ कभी कोई कदम उठा ही ना सके। यही कारण है कि ये 90 दिन की सीमा एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया संतुलन है।
ये उम्मीद की जाती है कि यदि किसी व्यक्ति को सच में कोई तात्कालिक और वास्तविक खतरा है तो सामने वाला पक्ष 90 दिनों के भीतर अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। और अगर वो नहीं खटखटाता है तो? अगर 90 दिनों तक कुछ नहीं होता है तो कानून ये मान लेता है कि खतरे की आशंका या तो टल गई है या वो इतनी तात्कालिक नहीं थी। अच्छा, ये नियम सतर्कता की मांग करता है। ये एक ऐसी ढाल है जो हमेशा सक्रिय नहीं रहती। अगर खतरे की आशंका 90 दिनों के बाद भी बनी रहती है तो इसे फिर से दाखिल करके नया करना पड़ता है। मतलब ये कोई फाइल करो और भूल जाओ वाली प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। यानी ये एक बहुत ही सक्रिय भागीदारी की मांग करता है। अब इस तकनीकी समय सीमा से थोड़ा बाहर निकलकर इसके पीछे की उस सोच पर आते हैं जिसने इस कानून को जन्म दिया। कोई भी कानून केवल नियमों का एक सूखा दस्तावेज नहीं होता, उसके पीछे एक गहरा दर्शन होता है। और वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी का विश्लेषण इस तकनीकी प्रक्रिया के पीछे छिपे एक बहुत ही प्राचीन और गहरे सिद्धांत की ओर इशारा करता है, ऑडी आल्टेरम पार्टम। जी। न्याय के इतिहास में ये लैटिन शब्दावली बहुत ही खास मुकाम रखती है। प्राकृतिक न्याय या जिसे नेचुरल जस्टिस कहते हैं, ये उसका सबसे अहम और बुनियादी स्तंभ है। ये लैटिन शब्द भले ही सुनने में थोड़ा भारी लगे, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही मानवीय है। मतलब दूसरे पक्ष को भी सुना जाए। एकदम सही। अगर हम अदालत के पन्नों से बाहर निकलकर इसे असल जिंदगी में देखें, मान लीजिए घर में अगर 2 बच्चों में झगड़ा हो और माता पिता केवल एक बच्चे की शिकायत सुनकर दूसरे को सजा दे दें तो कैसा लगेगा? वो तो सरासर नाइंसाफी होगी। बिल्कुल। या फिर मान लीजिए कि किसी मरीज की तबीयत खराब है और डॉक्टर उसे देखे बिना, उसकी बात सुने बिना केवल किसी दूसरे इंसान के कहने पर कोई बहुत ही तेज और गंभीर दवा लिख दे। बाप रे, ये तो जानलेवा हो सकता है। वही तो, ये उस मरीज के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ होगा। ठीक उसी तरह किसी भी इंसान की जिंदगी या उसकी संपत्ति पर फैसला सुनाने से पहले उसकी कहानी का हिस्सा सुनना एक बुनियादी मानवीय अधिकार लगता है। ये उदाहरण इस सिद्धांत की गंभीरता को बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है। देखिए, ऑडी आल्टेरम पार्टेम कोई आधुनिक कानूनी आविष्कार नहीं है। अच्छा जी, ये सदियों पुराना सिद्धांत है जो इस बात की वकालत करता है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी फैसला तब तक नहीं सुनाया जा सकता जब तक उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर ना दिया जाए। ये सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि हमारी न्यायपालिका कोई मशीन नहीं है जो केवल फाइलों के आधार पर चलती हो। ये निष्पक्षता की नींव पर खड़ी है। तो एक तरह से देखा जाए तो सीपीसी की धारा 148A और ये कैविएट पिटीशन इस पुराने दार्शनिक सिद्धांत को आधुनिक अदालतों में लागू करने का एक टूल है। बिल्कुल, एक उपकरण की तरह। कैविएट अदालत के सामने जाकर विनम्रता से लेकिन दृढ़ता के साथ ये कहने का एक औपचारिक तरीका है कि मेरा पक्ष सुने बिना कोई निष्कर्ष ना निकाले। सही बात है। ये न्यायपालिका को उसकी सबसे अहम जिम्मेदारी याद दिलाने जैसा है। और ये याद दिलाना कई बार बहुत जरूरी हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि कागजों पर जब कोई वकील बहुत ही मजबूती से अपना पक्ष रखता है ना, तो पहली नजर में वो एकदम सच लग सकता है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि एक तरफ की कहानी सुनकर लगता है कि यही सच है। बिल्कुल। तो कैविएट जज को ये सोचने का अवसर देती है कि सिक्के का दूसरा पहलू भी है जिसे सुनना अभी बाकी है। ये उस लैटिन कहावत को केवल किताबों से निकालकर अदालत के असली युद्ध क्षेत्र में एक व्यावहारिक हथियार बना देती है। वाकई। तो ये तो हुई न्याय और निष्पक्षता की आदर्श बातें। जी। लेकिन जब बात अदालत के उस असली युद्ध क्षेत्र की आती है जहां दोनों पक्ष केस जीतने के लिए हर संभव दांव पेंच आजमा रहे होते हैं, वहां ये सिद्धांत एक रणनीतिक हथियार कैसे बन जाता है? मतलब ये केवल बचाव से आगे बढ़कर केस की पूरी दिशा कैसे बदल सकता है? यहाँ अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी का विश्लेषण एक बहुत ही गहरा रणनीतिक नजरिया पेश करता है। अच्छा। देखिए, जब कोई विपक्षी पक्ष अदालत में एक तरफा आदेश या स्टे लेने जाता है तो उसकी पूरी रणनीति एक सरप्राइज मूव या अचानक किए गए हमले पर निर्भर होती है। वे हफ्तों तक चुपचाप दस्तावेज तैयार करते हैं इस उम्मीद में कि वो अदालत में जाएंगे और बिना किसी विरोध के आदेश लेकर आ जाएंगे। मुझे तो ये देखकर हैरानी हो रही है कि इस स्थिति में कैविएट सिर्फ एक ढाल नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने महीनों तक छुपकर कोई कानूनी रणनीति बनाई है, ये सोचकर कि वो अचानक हमला करेगा
और अदालत पहुंचते ही उसे पता चले कि वहां पहले से ही कैविएट मौजूद है, तो उसका पूरा सरप्राइज अटैक तो वहीं फ्लॉप हो गया। हाँ बिल्कुल। और कानूनी भाषा में इसे ही रणनीतिक लाभ कहते हैं। कैविएट विपक्ष को बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका देती है। वाकई जो पक्ष ये सोचकर आया था कि उसे खाली मैदान मिलेगा, उसे अचानक ये पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से सतर्क है, कानूनी रूप से जागरूक है और पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। ये तो सामने वाले के आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ने वाली बात हो गई। बिल्कुल। उनकी वो सारी योजना जो इस बात पर टिकी थी कि दूसरा व्यक्ति तो अनजान है, एक पल में बिखर जाती है। और यही कारण है कि ये केस की दिशा बदल देता है। ये विपक्षी को अंधेरे में तीर चलाने की उस सुविधाजनक स्थिति से बाहर खींच लाता है और उन्हें दिन के उजाले में एक निष्पक्ष लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर करता है। मतलब आप छुपकर वार नहीं हो सकता। जी, जब सामने वाले को पता चलता है कि जज एक तरफा आदेश नहीं देंगे और दूसरे पक्ष के वकील भी अदालत में मौजूद रहेंगे, तो वे कमजोर या झूठे तथ्यों के आधार पर केस पेश करने से डरते हैं। आगे क्यों उन्हें पता है कि झूठ पकड़ा जाएगा। बिल्कुल। उन्हें अपनी पूरी रणनीति फिर से बनानी पड़ती है। अदालत में जज के सामने जब दोनों पक्ष मौजूद होते हैं तो सच्चाई को छिपाना या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वाकई इस तरह कैविएट एक केस को एक तरफा अन्याय होने से बचाकर संतुलन की ओर ले जाता है। इस पूरी चर्चा ने सच में इस विषय के प्रति मेरे नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया है। अगर इस पूरी यात्रा को समेटकर देखा जाए तो ये केवल एक कानूनी धारा की बात नहीं रही। जी बिल्कुल नहीं। शुरुआत हुई थी एक्स पार्टी आदेश के उस खौफनाक डर से जो किसी भी चलते फिरते व्यवसाय या शांत जीवन में भूचाल ला सकता है। फिर मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के विश्लेषण के जरिए सीपीसी की धारा 148A के तहत मिलने वाले उस 90 दिनों के कानूनी सुरक्षा कवच की कार्यप्रणाली को समझा गया। सही कहा। ये जाना गया कि ये एक सक्रिय ढाल है जो निरंतर सतर्कता की मांग करती है। बिल्कुल। और साथ ही इस पूरी तकनीकी प्रक्रिया के पीछे काम कर रहे उस महान दर्शन ऑडी अल्टरम पार्टम को भी समझा गया। ये सिद्धांत ये याद दिलाता है कि कानून की नज़र में हर इंसान की कहानी का महत्व है और दोनों पक्षों को सुनना ही असली न्याय है। वाकई। और अंततः ये भी स्पष्ट हुआ कि कैसे ये कैविएट पिटिशन केवल बचाव नहीं बल्कि एक ऐसी रणनीतिक चाल है जो विरोधियों के रातों रात किए गए सरप्राइज अटैक को दिन के उजाले में विफल कर देती है। इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि कानूनी जागरूकता किसी भी इंसान को घबराहट और बेबसी के उस अंधेरे से निकालकर तैयारी और सतर्कता की ओर ले जाती है। बिल्कुल। कानून की दुनिया में अज्ञानता सबसे बड़ा डर है और जानकारी सबसे बड़ा हथियार। कानूनी जागरूकता यकीनन एक बड़ी ताकत है, लेकिन मनीष शुक्ला एसोसिएट्स के स्रोत में और पूरी कानूनी व्यवस्था में कुछ ऐसे अनुत्तरित और गहरे सवाल भी मौजूद हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अच्छा। देखिए, एक अच्छी कानूनी रणनीति कभी भी आत्मसंतुष्टि पर खत्म नहीं होती। यानी खेल यहाँ खत्म नहीं होता। तो वे कौन से सवाल हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए? विचार करने वाली बात यह है कि क्या हर स्थिति में सिर्फ कैविएट दाखिल कर देना ही पर्याप्त होता है? क्या ये मान लेना चाहिए कि 90 दिनों की ये ढाल लग जाने के बाद विपक्षी पक्ष पूरी तरह से शांत बैठ जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्या उनके पास कोई ऐसा कानूनी रास्ता या कोई ऐसा वैकल्पिक दांव बचा होता है जिससे वे अदालत के किसी अन्य नियम का सहारा लेकर चौंका सकें? बाप रे। और इन सबसे बड़ा सवाल, अगर कैविएट दाखिल होने के बावजूद किसी भी कारण से अदालत से कोई आदेश पारित हो ही जाए तो फिर उस स्थिति में बचाव का क्या रास्ता बचता है? ये सच में बहुत ही अहम सवाल है। ये सवाल इस विचार को जन्म देते हैं कि कानून की दुनिया में कोई भी कानूनी ढाल पूरी तरह से अभेद्य नहीं होती। बिल्कुल सही। कानून का खेल शतरंज के उस अंतहीन खेल की तरह है जहां एक चाल के बाद हमेशा कोई न कोई अगली चाल बाकी रहती है। ये चर्चा उसी सुबह के उस अचानक आए कानूनी संकट की याद दिलाती है जिससे हमने शुरुआत की थी। भले ही एक मजबूत ढाल मौजूद हो, लेकिन कानून की इस बिसात पर आंखें खुली रखना और हर पल सतर्क रहना ही असली बचाव है।